हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 10th का साइंस का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसके अंदर हम चैप्टर के ना पढ़ेंगे हमारी ह्यूमन आई से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन जो हैं, वो 5 ऑर्गन कौन से हैं जो हमारे सेंस करते हैं, बताते हैं कि भाई क्या सी क्या चीज है। नोज जैसे स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं, ईयर जैसे साउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं, टंग जैसे टेस्ट को, स्किन जैसे टच को डिटेक्ट कर लेती है, आंख जो है वो सी देखती है। तो हम इस चैप्टर में ह्यूमन आई पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल चीज है हमारे बॉडी का। आईज बहुत ही वैल्यूएबल है, जिससे हम चल पाते हैं, इधर उधर देख पाते हैं, एंड सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का, सेंसिटिव ऑर्गन है। तो आई इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, तो हमारे शरीर का बहुत सी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो कुछ पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन आई के, जैसे कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया, जिससे लाइट एंटर करती है, और ये बिल्कुल डोम जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो बाहर का पूरा सफेद दिख रहा है आपको। ये पूरा आपका परत जो है, उसके बाहर जो लग रही है आपकी परत, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है वो, और उसे हम कहते हैं कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और वो प्रोटेक्ट करती है आपको, हेल्प करती है फोकसिंग आई के अंदर। ये देखो, इसके अंदर कॉर्निया दे रखी है आपको टॉप पे, यानी कॉर्निया सबसे पहली वो है जो सबसे पहले शुरुआत में है। कॉर्निया कॉर्निया जो है वो लाइट को एंटर करने की वो देती है अनुमति। ये देखो, बिल्कुल आगे, बिल्कुल सबसे आगे जो है वो कॉर्निया है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन प्यूपिल की। ब्लैक सर्कुलर जो आपने आंख में देख रखा है कि प्यूपिल एक ब्लैक सर्कुलर, उसके बीच में बिल्कुल एक हल्का सा होल है। ठीक है, वो हल्का सा होल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, वो आई लेंस का है। तो इसके अंदर अपने पास पिपल है। पिपल क्या करता है, इरिस के साथ मिलकर कंट्रोल करता है लाइट को भी भाई। इरिस उसके अंदर पिपल को कंट्रोल करता है भाई, इतनी light। इरिस क्या करता है, कलर्ड पार्ट है आई का, दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल। पिपल के साइज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट जानी चाहिए। लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, और जेली लाइट तो मटेरियल से बना हुआ है। तो वो अपना लेंस है। लेंस में यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि आई लेंस लिखा हुआ है। तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड कौन सा है, लिक्विड है वो एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर लिक्विड है जो भरा हुआ है। ठीक है, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो है, ठीक है, उसके अंदर अपना प्यूपिल और आइरस है। आइरस क्या काम कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है लाइट को, और प्यूपिल लाइट इधर से भेजता है। ठीक है, प्यूपिल से लेंस को लाइट। ठीक है, तो जो बीच में है जो गड्ढा है वो प्यूपिल है, बिल्कुल गोल। उसके बाद लेंस आ गया, लेंस पे लाइट जाती है, रेटिना पे जाती है, रेटिना पे लाइट चली जाती है। ठीक है, सीनरी मसल्स है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सीनरी मसल देखो लेंस को पकड़े हुए है, और विट्रस ह्यूमर है जो इसके अंदर बना हुआ है रेटिना और लेंस के बीच में। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास आ गया वापस से रेटिना। रेटिना क्या है, इनर लेयर है ब्लैक, बैक ऑफ द आई, आई के पीछे है। और लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं इसके पास, मतलब ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है, जिससे लाइट से पहचान होती है। रॉड्स और कोन्स होते हैं। रॉड्स ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं, कोन्स कलर्स ये दिखाते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। फिर वो कहा जाता है सीधे इमेज फॉर्म होती है, उसके ऊपर इमेज क्या बनती है, उसके ऊपर स्क्रीन है वो हमारी रेटिना। और इमेज कैसी बनती है, लैटरल बनती है, उल्टी इमेज बनती है। कैसी बनती है, उल्टी इमेज बनती है, जिससे फिर ऑप्टिकल नर्व क्या काम करती है, फिर उस ऑप्टिकल नर्व रेटिना से जुड़ी होती है, वो सिग्नल की जाती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल रेटिना से ब्रेन तक, और ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रिटेट करता है, सीटी कर देता है, उसको सही कर देता है उसको, और पहचान में आ जाता है कि सामने कौन। सीनरी मसल्स क्या करती है, सीनरी मसल्स कंट्रोल करती है लेंस को, लेंस को पकड़े रहती है, और उसकी फोकसिंग को कंट्रोल करती है कि वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी देख सके। ठीक है, तो ये सीनरी मसल्स है जो लेंस को लेके बैठी है। रेटिना है जो पीछे कोन्स और रॉड्स, इसके पास वो सेल्स हैं। उसके बाद ये ऑप्टिकल जाता है, फिर इसको चेंज करता है, और फिर वापस से हमें दिखाता है कि सामने क्या है। लाइट एंटर होता आई, आई की कॉर्निया के थ्रू पासिस थ्रू द पिपल, और लेंस, लेंस से लाइट पास होती है, उसके बाद फोकस करती है इनटू द रेटिना। फिर फोटो रिसेप्टर जो होता है कन्वर्ट करता है लाइट को एक डायग्नल सिग्नल। फोटो रिसेप्टर कहाँ होता है, रेटिना। रेटिना की सेल्स जो होते हैं उसको कहते हैं फोटो रिसेप्टर, जो फोटोन लेता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, और फिर ब्रेन को भेजता है ऑप्टिक नर्व द्वारा। ऑप्टिक नर्व यानी एक नर्व होती है जिसके द्वारा वो पर भेजता है। ठीक है, जो हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ी थी, ठीक है, वैसी नर्व होती है, वो माइंड में भेजता है, और माइंड उसको चेंज करके हमें बताता है कि सामने क्या है। तो अगला टॉपिक अपन चलते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पे। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है वो हम समझते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है एबिलिटी जो होती है लेंस की,
ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उसे हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कहते हैं। और जो फोकल लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कर्वेचर ऑफ आई लेंस की। अभी कर्वेचर क्या है? कर्वेचर वो आई लेंस जो हमारे पास है पूरा पूरा, उसका जो भारी भाग है पूरा पूरा, वो क्या कहलाता है? कर्वेचर कहलाता है। कर्वेचर से ये थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। तो जब कोई मसल्स रिलैक्स करती है, लेंस बिकम द थिन। मसल्स रिलैक्स करती है तो थिन हो जाता है लेंस, और डिक्रीज हो जाता है कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें दूर का दिख जाता है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। कर्वेचर डिक्रीज होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि वो इनवर्स है एक दूसरे के, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो हमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिख जाता है। जो सीलरी मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है जब, ऊपर भी हमने मसल्स जो बात की थी वो सीलरी मसल्स थी, नीचे भी सीलरी मसल्स है जो लेंस को पकड़े रहती है। वो क्या करती है? इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस। जैसे इंक्रीज करता है कर्वेचर लेंस का, वैसे क्या होती है? थिक हो जाता है वो। और फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है तो हमें पास का दिख जाता है क्लियरली। तो हम मिनिमम कितना डिस्टेंस पास का देख सकते हैं? हम मिनिमम देख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, विदाउट स्टेन। स्टेन मतलब खिंचाव। ठीक है, बिना किसी खिंचाव के हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई। क्योंकि अपने जो दो होते हैं नॉर्मल आई, जो आंख के है दो सिरे होते हैं, वो क्या होते हैं? मिलते हैं उसके अंदर दो जो सिरे होते हैं, वो आंख के क्या होते हैं? मिलता है, जिस जगह मिलता है उधर 25 सेंटीमीटर मिलता है। यानी 25 सेंटीमीटर से कम चीज पे आप देख नहीं सकते। कोई दोनों आंख, दो आंखें होती है, तो दोनों आंखें एक पॉइंट पे जाके मिलती है, उसके बाद हमें एक चीज दिखती है। तो हम 25 सेंटीमीटर पे जाके मिलती है और फिर हम एक चीज दिखती है। अगर 25 सेंटीमीटर से अपन पास हाथ वाथ लगाते हैं, अपने आप के बिल्कुल पास रहता है, तो हमको दिखता नहीं है क्लियरली। वही बात हो जाती है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस होती है। और अगर दूर की बात करें तो फारेस्ट हम देख सकते हैं इनफाइनाइट तक, मतलब जहां तक हमारी आंखें देख सकती है फार पॉइंट तक, तो नॉर्मल नॉर्मल आई इनफाइनाइट तक देख सकती है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं बाय डिफेक्ट्स के ऊपर। डिफेक्ट्स एंड द दियर करेक्शन, उसके डिफेक्ट कैसे होते हैं और करेक्शन कैसे किया जाता है। तो कैटरैक्ट जो बीमारी होती है वो कब होती है? जब ओल्ड एजर्स हो जाती है। मोस्टली ओल्ड एज में होती थी। ठीक है, मोस्टली ओल्ड एज में होती थी। मिल्की और क्लाउडी हो जाता था जो लेंस था, वो मिल्की और क्लाउडी जैसा हो जाता था। तो क्या होता था? आगे एक मतलब आगे एक परत क्लाउडी जैसी लग जाती थी, मतलब मिट्टी की एक परत या धूल की एक परत लग जाती थी, जिसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं। तो या तो उसको पार्शियल दिखता था या तो कंप्लीट लॉस हो जाता, मतलब उसको दिखता नहीं था। मतलब लेंस के आगे जो लेंस होता है वो हो जाता है, मतलब क्लाउडी और मिल्की हो जाता है। तो लेंस जो होता है वो क्लाउडी और मिल्की हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिखता नहीं है। इसका करेक्शन यही है कि पहले तो सर्जरी करते थे, लेकिन अभी इन दिनों क्या करते हैं? बिना कटिंग और बिना सर्जरी के जो एक्सरेज या रेज वेज होती है उससे वो लोग इजिली ठीक कर देते हैं। पहले उसकी पूरी सर्जरी होती थी, काटना पड़ता था। अब इतनी काटाकुटी नहीं होती है, बिना काटे भी हो जाता है इसका ऑपरेशन और इसके करेक्शन हो जाता है। ठीक है, मोस्टली तो ये ओल्ड एज में होता था, लेकिन अब जब हिसाब से नेचर चल रहा है उस हिसाब से कई बार जल्दी भी हो जाता है धूल मिट्टी की वजह से। उसके बाद बात करते हैं मायोपिया एंड नियर साइटनेस की। मायोपिया यानी कि नियर साइटनेस, पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाता है लेकिन वो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। प्रॉब्लम क्या रहती है? जो रेटिना होता है उस पे इमेज नहीं बन पाती, उससे पहले इमेज बन जाती है। जैसे ही मायोपिया के अंदर दे रखा है डायग्राम के अंदर कि इसमें देखो रेटिना पे इमेज नहीं बन पा रही, उससे पहले ही बन गई। ये रेटिना पे इमेज बन रही थी यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में, रेटिना पे सेकंड डायग्राम में रेटिना से पहले बन के रेटिना पे इमेज नहीं बनी, इस वजह से इंसान को दिख नहीं रहा है। तो इसके अंदर क्या दिखता है इंसान को? जो मायोपिया होता है इसके अंदर पर्सन जो होता है कैन नियर बाय ऑब्जेक्ट देख लेता है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस, लेंस का जो कर्वेचर होता है वो बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कर्वेचर बढ़ जाता है, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है। और इनलोंगेशन ऑफ द आईपॉल, आईपॉल का क्या होता है? इनलोंगेशन, यानी चौड़ी हो जाती है आईपॉल। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लेंस की रोशनी नहीं पहुंच पाती, रेटिना तक इमेज नहीं बन पाती, पहले इमेज बन जाती है। इसका करेक्शन कैसे किया जाता है? इसका करेक्शन किया जाता है कॉनकेव लेंस से, जिसे कहा जाता है कॉनकेव लेंस ऑफ सिचुअल पावर विल भी लगाया जाता है। कॉनकेव लेंस वो हम पावर में निकालना, पावर भी सीखेंगे कैसे निकालते हैं पावर आगे। आई ग्लासेस विद द डाइवर्सिंग डाइवर्स, क्योंकि हमें पता है ये डाइवर्सिंग लेंस है कॉनकेव, और डाइवर्सिंग लेंस की वजह से क्या होता है? ये जो आगे लेंस है जिसको यूज किया जाता है, इससे मायोपिया की प्रॉब्लम हट जाती है। हाइपर मायोपिया क्या होता है? हाइपर मायोपिया वो प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर इंसान को पास का तो क्लियरली नहीं दिखता है, दूर का क्लियरली दिखता है, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। मतलब पास का सूट नहीं देख पाता क्लियरली, दूर का देख लेता है, क्योंकि हाइपर मायोपिया मतलब शॉर्ट वो वो क्या कहते हैं हाइपर मायोपिया को? एक वो भी कहते हैं, जैसे इसको अपन कहते हैं शॉर्ट साइडनेस।
नियर साइटनेस, उसे कहते हैं डिस्टेंस साइटनेस। ठीक है, साइटनेस भी कहते हैं। ठीक है, हाइपरमाइपिया का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, मतलब जो इमेज बनी वो रेटिना के आगे बन जाती है, यानी कि रेटिना के पार चल जाती है, तो इस जगह इमेज बन नहीं पाती है। इस जगह इमेज बन नहीं पाती मतलब मेन तो इस जगह बननी चाहिए, इस जगह इमेज बन रही है, इस जगह मैच नहीं कर रही, इस जगह एक फोकस पे मैच नहीं कर पा रही, इस वजह से कहाँ हो रही है, इधर इमेज इधर जा रही है। इस वजह से क्या लेंस फिट नहीं हो पाया, तो हमने क्या लगा दिया था? कॉन्वेक्स लगा दिया। कौन सा लेंस लगा दिया? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस लगा से इसको ये सही हो गया। लेकिन ये प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? मोर जो रीजन है वो आपको याद करने पड़ेंगे। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, मतलब फोकल लेंथ कैसी होती है? बहुत लंबी हो जाती है। आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, और आई बॉल कैसी है? छोटी। आई बॉल तो छोटी हो गई और फोकल लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि आई बॉल जितनी ज्यादा छोटी जाती है फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो फोकल लेंथ बढ़ गई यहाँ पे। तो इसका करेक्शन कैसे है? बायसुचुएबल कॉन्वेक्स लेंस लगा के। कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जो फोकस करता है एक चीज पे, इससे क्या होता है? रेटिना पे इमेज बन जाती है और फिर ये करेक्शन हो जाता है। तो ये पैसी बायोपिया वो प्रॉब्लम होती है इसमें दूर का भी नहीं दिखता और पास का भी नहीं दिखता, मतलब पर्सन दोनों से सफर करता है, उसको पास का और दूर का दोनों का क्लियर नहीं दिखता है, तो वो दोनों से सफर करता है। तो इसका ना मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया, मायोपिया और हाइपर मायोपिया है ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ सीलियरी मसल्स वीक हो जाती है, और डैमेज्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो जाती है। तो इसका करेक्शन कैसे किया जाता है? तो इसका करेक्शन कैसे किया जाता है? इसका करेक्शन के लिए इसमें बायफोकल लेंस लगता है जिसके अंदर ऊपर कॉनकेव होता है, नीचे कॉन्वेक्स होता है। क्योंकि इंसान जब ऊपर देखता है तो दूर का देखता है वो, तो ऊपर जब देखेगा तो दूर का दिखेगा, तो आगे कॉनकेव होगा ऊपर और कॉन्वेक्स नीचे होगा, जिससे जब वो नीचे नजर मारेगा तो वो नीचे जब दिखेगा तो उसे पास का दिखेगा। ठीक है, तो पास का क्लियर हो जाएगा, दूर का क्लियर हो जाएगा। तो इसके करेक्शन के लिए हम कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों ही कहते हैं, इसलिए इसको बायफोकल लेंस बोलते हैं। तो अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव इंटरेस्टिंग विजन के लिए दूर के लिए, और कॉन्वेक्स जो होता है नीचे वाला पोर्शन करता है। और इन दिनों क्या चल रहा है? रिफ्रैक्शन, करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन डिफेक्ट विद कॉन्टैक्ट लेंसेज थ्रू द सर्जरी इन्वेंशन। कॉन्टैक्ट लेंस द्वारा भी इसको सही किया जा सकता है, सर्जरी द्वारा भी आजकल इसको सही किया जा सकता है कि अंदर एक लेंस लगाया चल जाता है। दूसरा मतलब लेंस को ट्रांसप्लांटेड कर दिया जाता है, लेंस को चेंज कर दिया जाता है, तो लेंस लगा के इसको प्रॉब्लम को दूर भी किया जा सकता है। तो आगे पढ़ते हैं हम। आगे देखो, ये दिख नहीं रहा तो दूर और पास का, तो ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आगे क्या है हमारे पास? आगे हमारे पास प्रिज्म का एक डायग्राम है। प्रिज्मा डायग्राम में क्या कहते हैं? देखो, इंसिडेंट जो रे है इसके अंदर वो कौन सी है हमारे पास? पीई जो इंसिडेंट रे है। तो पी इंसिडेंट रे मतलब रे जा रही है, रे क्या कर रही है? जा रही है, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है और किसमें? प्रिज्म के अंदर हो रही है। प्रिज्म में हमारे पास, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर चीज है। ठीक है, ट्रायंगुलर में अपने पास ये एक मतलब पिरामिड टाइप है, आगे से लंबा है प्रिज्म, जो होता है आगे से लंबा होता है। तो ये हमने एक ट्रायंगल टाइप प्रिज्म लिया है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ट्रायंगल टाइप प्रिज्म है, तो इसके अंदर जो एंगल ए है वो एंगल ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म है वो एंगल ए। अब इंसिडेंट इसमें से एक रे जा रही है जो प्रिज्म के अंदर जा रही है, इंसिडेंट कर रही है, मतलब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था। नॉर्मल है बीच में, और नॉर्मल रे के इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल है, दो एंगल है इसके अंदर। ठीक है, 90 डिग्री है, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है बेस से, तो बेस इधर ए बी हो गया, ए बी से क्या है? 90 डिग्री है। तो इधर अपने पास इंसिडेंट जो रे है वो पीई है, पीई इंसिडेंट करी, फिर इस पॉइंट से वो जो रिफ्लेक्शन होते हुए अंदर गई, अंदर होने के बाद वापस से वो क्या हो गई? इमर्जेंट हो गई, मतलब बाहर निकल गई। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रे कौन सी? इंसिडेंट पी है, फिर रिफ्लेक्टेड रे आ गई ई एफ, ई और एफ, रिफ्लेक्टेड रे आ गई ई और एफ, उसके बाद अपने पास इमर्जेंट रे आ गई। इमरजेंट रे कौन सी है हमारे पास? एफ एस, उसका ये एफ एस क्या इमरजेंट है? ये देखो एंगल ऑफ इमरजेंट हमारी मतलब बाहर निकल चुकी है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ आर रिफ्रैक्शन आ रहा है, ये भी आ रहा है। उसके बाद ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बनाया एम डैश जो है एक नॉर्मल बनाया है, और नॉर्मल के अंदर ये चीज क्या है? 90 डिग्री है, और ये इमरजेंट रे। अब देखिए इमरजेंट रे कहीं देखो साइड में जा रही है डॉटेड लाइन, ठीक है, ऊपर, और इधर भी देखो इंसिडेंट रे से भी पीछे की और डॉटेड लाइन जा रही है, और ये एच बना रही है जी एच, तो इस जगह डी बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, तो यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंट
यानी इमरजेंसी, इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक है, ई वाला, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्टर, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये सब आपको इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूँ तो इसके अंदर भी ये चीज दे रखी है अपन को, इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे। तो पहले लाइट कहाँ गई, एयर टू ग्लास गई, एयर से ग्लास के अंदर प्रिज्म के अंदर घुसी। तो जब भी कोई लाइट इंसिडेंट जो पी है, इधर पी लाइट इंसिडेंट है, जो नॉर्मल ई बना रही है सरफेस, जैसा कि इसके अंदर दे रखा है एंगल बिटवीन द ई एफ एंड द नॉर्मल, ठीक है। तो फिर वो क्या हो रहा है, इसके अंदर जो जा रही है, जब ये एयर से ग्लास की तरफ जा रही है तो रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, रेयर से डेंसर की तरफ जाती है। जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब जब भी कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो कैसी होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। देखो नॉर्मल की तरफ मुड़ के, नॉर्मल से देखो कितना कम डिस्टेंस है, ये देखो कितना कम है। और उसके बाद जब ये वापस से डेंसर से रियल मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा हो गया, इधर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इधर देखो डिस्टेंस कम है। पहले डिस्टेंस कम था जब ये रेड रेयर से डेंसर में जाई थी, जब डिस्टेंस कम हो गया था। देखो इन दोनों का एंगल का मतलब, एंगल आर देखो इधर और एंगल ई को देखो, तो एंगल ई बड़ा लग रहा है एंगल आर से। तो ई बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेयर में फिर लाइट गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज कहना चाहता है जो इंसिडेंट रहे हैं, रेयर लेस डेंस है और फिर ग्लास क्या है, ज्यादा डेंस। तो डेंसर मीडियम में गई है रेयर से, डेंसर मीडियम में गई है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल गई है। तो डेंस मतलब कि ज्यादा घना है, मतलब ज्यादा पार्टिकल्स पास है। तो ग्लास के ज्यादा पार्टिकल्स पास है, एयर के ज्यादा दूर है, ग्लास के बदले एयर के पार्टिकल ज्यादा दूर है। तो एयर के पार्टिकल से जब जाएगी तो उसे इजीली जगह मिल जाएगी, लेकिन ग्लास में क्या है, डेंसर हो गया, मतलब वो ज्यादा पास पास है, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा डेंस है वो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पीड होगी वो धीरे हो जाएगी, क्योंकि बार बार मॉलिक्यूल पास पास है तो बार बार टच करेंगे तो धीरे हो जाएगी उनकी स्पीड, स्पीड धीरे हो जाएगी। इस वजह से क्या होता है, ग्लास में टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ चल जाती है, उसकी स्पीड धीरे हो जाती है। और जब ये वापस से डेंसर से रेयर की तरफ आती है तो फिर क्या होता है, प्रिज्म के अंदर एंगल ऑफ इमरजेंट रे एफ एस आई जब आई तो ग्लास से जिससे तरफ एयर की तरफ आई तो डेंसर, यानी डेंसर मीडियम मतलब बिल्कुल भीषम बाजी से निकल के वो बिल्कुल खुले में आ गई, तो वापस से स्पीड उसकी बन गई, तो इसलिए वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि ना, जब लाइट एयर से मतलब ग्लास का मतलब रेयर से डेंसर की तरफ आती है, रेयर क्या है इधर, रेयर मीडियम कौन सा, एयर है, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने का रीजन भी मैंने आपको दिया, पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स जो दूर दूर रहते हैं एयर के अंदर, उसके अंदर ग्लास के अंदर बिल्कुल पास पास जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बार बार उन पार्टिकल्स से भिड़ते हुए अंदर जब जाती है तो अपन जानते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़े दूर होते हैं, और गैस के अंदर सबसे ज्यादा दूर होते हैं। तो गैस से जब ग्लास के अंदर जाएगी तो ग्लास के मॉलिक्यूल पास है, तो ऑब्वियसली स्पीड ये होगी, क्योंकि भीड़ भाड़ में चली गई, वो वापस से फिर डेंसर टू रियर आई तो फिर वो क्या हो गया, उसके अंदर से वापस से स्पीड बढ़ गई उसकी, और वापस से बाहर गई, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। तो ऐसा ही हमने ग्लास स्लैब में पढ़ा था, जब हमने लाइट चैप्टर पढ़ा उसमें ग्लास स्लैब के अंदर भी ऐसा ही था, इमर्जेंट रे पैरेलल क्या था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट था, बस कम डिस्प्लेसमेंट हुआ था। इधर नो, उधर क्या था, नो नेट एंगुलर डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं था, मतलब डेविएशन एंगल नहीं था, मतलब टी का जो डेविएशन एंगल है, डेविएशन एंगल नहीं था। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये डेविएशन एंगल है इसके अंदर, क्योंकि इधर ज्यादा डेविएशन हो रहा है, उसके अंदर नेग्लिजिबल था, इधर ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, इधर ज्यादा हो रहा है। वो ग्लास स्लैब थी, ये 3D का प्रिज्म है, ठीक है। वो ग्लास स्लैब थी तो उसके अंदर इसके अंदर फर्क आ गया, इस वजह से इसके अंदर डी आ रहा है, उसके अंदर डी नहीं आता, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं डाल रही थी, नो नेट एंगुलर डेविएशन, को उसके अंदर एंगुलर डेविएशन ज्यादा फर्क नहीं डाल रहा था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आ गई है, उधर भी, लेकिन उधर भी इमरजेंट एंगल था, जो इमरजेंट एंगल था वो था ही उधर, क्योंकि इमरजेंट एंगल मतलब वहां पे भी ग्लास स्लैब के अंदर से जब वो जा रही थी तो आपको पता था कि वो रेयर से डेंसर में जा रही है, जब एयर से ग्लास में जा रही थी तो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो वापस नॉर्मल की तरफ वो हो गई थी टूवर्ड्स द नॉर्मल। और है ना, जब वो डेंसर टू एयर जाती है, मतलब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाती है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो ये बात समझ में आ गई कि आपको प्रिज्म की, प्रिज्म में कैसे लाइट जाती है अंदर। अब मैं बात करता हूँ कि अपन ने देखा है प्रिज्म जो होता है वो व्हाइट लाइट को रेनबो में चेंज कर देता है, मतलब 7 कलर में डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो एक रेनबो क्या है, एक नेचुरल कलर का वो है, जो नेचुरल कलर का है, एक रेनबो जो है वो नेचुरल कलर का है, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, लाइट का डिस्पर्शन 7 कलर्स में करता है, आपको पता है ये बात तो, जो उसका नाम है विबग्योर, ठीक है, विबग्योर में करता है वो, ठीक है। तो एक ग्लास जो प्रिज्म होता है रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को ड्यू टू द इंक्लाइंड सरफेस, उसकी सरफेस के कारण वो क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है,
लाइट को रिफ्रैक्ट करते हुए दिखा रहा है। तो व्हाइट लाइट क्या होती है, प्रिज्म पे जब भी पास होती है तो स्प्लिट हो जाती है इनटू इनटू बैंड्स, है ना, उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन, उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। उस फिल्म का स्प्लिट इनटू अ बैंड ऑफ कलर, स्प्लिट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन होने के बाद जो बैंड होता है, जो बैंड बनता है, क्या बनता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब इसके अंदर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर होते हैं, जिसको कहते हैं विबग्योर, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं VIBGYOR। मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, नॉट ऑल द कलर्स आर क्लियरली विजिबल, सारे कलर बिल्कुल क्लियरली विजिबल और डिस्टिंक्ट बैंडिंग एंगल पे होते हैं। मतलब हल्का हल्की बैंडिंग होता है, मतलब हल्का 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 कलर चेंज हो जाता है। जैसे स्पेक्ट्रम हम वैसे कंप्यूटर में भी हमने देखा होगा, हम कोई सा कलर भर लेते हैं तो स्पेक्ट्रम की वजह से भर पाते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम की वजह से भर पाते हैं। तो कॉज ऑफ डिस्पर्शन कैसे होता है, डिफरेंट कलर्स के बैंड होते हैं, वेवलेंथ अलग अलग होती है। मतलब वेवलेंथ मतलब होती है वेव की लेंथ, वेव की लेंथ, कितनी वेव की लेंथ है। ठीक है, वेव की कितनी लेंथ है, टाइम के अकॉर्डिंग कितनी वेवलेंथ बना रही है। ठीक है, वॉयलेट कलर बैंड मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर बैंड रहता है और रेड कलर सबसे कम बैंड रहता है, क्योंकि वॉयलेट कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इसका डायग्राम देखते हैं, ये देखो रेड कलर कम बैंड होता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो वॉयलेट कलर को रेड कलर को, दोनों को ध्यान से देखो, वॉयलेट कलर रेड कलर को, इसमें लिखा हुआ है देखो, वॉयलेट बैंड्स मोस्ट और रेड लीस्ट। ठीक है, तो रेड देखो ऊपर ऊपर भर गया तो बिल्कुल हल्का सा मोड़ खाएगा, और वॉयलेट कलर बहुत ज्यादा मोड़ खा जाएगा। ये देखो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अब पूरा ऐसे मोड़ खा रहा है। ठीक है, और रेड कलर कम खाएगा। लेकिन अगर अपन ना इस व्हाइट लाइट को वापस से देखो, प्रिज्म सीधा रखा और इधर प्रिज्म उल्टा रखा, अगर प्रिज्म सीधा रखें तो वापस से रेड और से वॉयलेट में होएगी, फिर वापस से अगर वो उल्टा प्रिज्म में चली जाएगी तो वापस से व्हाइट लाइट ही बाहर आ जाएगी, वापस से व्हाइट लाइट बाहर जाएगी। यानी एक बार हम सीधा प्रिज्म रखे फिर उल्टा प्रिज्म रख दे, दोनों से लाइट पास कराएंगे तो वापस से व्हाइट लाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो रेनबो तुमने देखा ही होगा। ठीक है, लेकिन स्काई में कैसे हो जाते हैं रेनबो, स्काई में कैसे होते हैं रेनबो। ठीक है, रेनबो स्काई में कैसे हो जाते हैं, तो ये तो हो गया था सेपरेशन ऑफ द कलर, डिस्टिंक्ट पैटर्न, अलग अलग कलर के पैटर्न आते हैं। जो न्यूटन है उसने फर्स्ट टाइम ग्लास प्रिज्म का प्रोड्यूस किया था स्पेक्ट्रम फ्रॉम द सनलाइट से, सनलाइट से उसने स्पेक्ट्रम देखा तो उसे पता चला कि वो जो सनलाइट होती है वो उसमें से अगर प्रिज्म से निकल जाए, ठीक है, तो वापस तो उसको व्हाइट लाइट भी बनाया जा सकता है। अगेन अगर उसको व्हाइट लाइट बनाना चाहे तो अपन उल्टा प्रिज्म, जैसा कि तुम्हें मैंने बताया कि इन्वर्टेड प्रिज्म रख देंगे, जो दूसरा प्रिज्म है वो कैसे रख देंगे, उल्टा रख देंगे, पहला सीधा दूसरा उल्टा, तो वापस से व्हाइट लाइट निकल जाएगी। ठीक है, तो व्हाइट लाइट कंपोज इन सेवन कलर, सात कलर देती है जैसा कि आपको बताया है। लेकिन रेनबो के अंदर ये डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट इन अ रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप में भी क्या होता है, डिस्पर्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब अंदर ही लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, कई बार रिफ्रैक्ट भी कर जाती है, दोनों कर जाती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा के वापस आना लाइट का, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है पार हो जाना लाइट का। ठीक है, तो फिर लाइट इन एयर रेन ड्रॉप में भी होती है। तो रेन आपको पता है, छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं। अगर रेनबो की सीन अपोजिट द सन, रेनबो सीन अपोजिट द सन, सन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या होता है, रेनबो जनरेट होता है। तो कैसे होता है, फाउंटेन्स हुए, ठीक है, फाउंटेन हुए, इन सब की भी अगर सन की उस रेस के अपोजिट साइड देखोगे तो वो क्या होता है, रेनबो जनरेट होता है। जैसे ही रेन ड्रॉप दे रखी है, रेन ड्रॉप के ना सनलाइट आई, देखो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन चल रहा है, रिफ्लेक्शन, इंटरनल सनलाइट आई और अंदर जाके ड्रॉप से रिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी रेन को निकल के आई, या रिफ्रैक्शन के बाद भी वो निकल के आता है, तो रिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो अंदर ही अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो रेनबो जनरेशन हो जाता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बस इतनी सी बात है, जो भी रिफ्रैक्शन होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं उसे। रिफ्रैक्शन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब कि जो हम देखते हैं ऊपर, तो ऊपर हम जब देखते हैं तो हमें कल तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन जनरेट होता है। तो आपने देखा होगा अर्थ को जानते हो आप, बहुत सी लेयर्स होती है, उसके अंदर बहुत अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, उसके अंदर स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, फिर अलग अलग ये स्फीयर भी हो जाते हैं, फिर टेम्परेचर भी अलग होता है, डेंसिटीज भी अलग होती है, फिर पॉल्यूशन भी है,
फिर ग्रेजुअली चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है तो लाइट क्या होती है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एट इट्स पास लेयर हॉट टू डेंसर कूलर लेयर। तो जब भी कोई लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल जब पास होती है, जब रियर यानी हॉट और मीडियम से जब कोई मीडियम में कोई लाइट जाती है तो क्या हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक तो बात है हॉट गर्म हवा की, गर्म हवा हमेशा क्या होती है, हल्की होती है तो वो नीचे की तरफ होती है, ठंडी ठंडी हवा भारी होती है, हमेशा ठंडी हवा भारी होती है तो नीचे की तरफ होती है, हॉट यानी गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर की तरफ चल जाती है, और कोल्ड एयर हमेशा भारी होती है क्योंकि उसमें पानी होता है, ठीक है, इसलिए वो भारी होती है। ठीक है, उसके बाद वो, तो ये रेयर से डेंसर में जाने का, अगर हॉट से कूल में चले जाते हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है। तो लोकल एग्जांपल अगर अपन देखें तो अपन ने देखा होगा, हवा जब अपन कोई गर्म चीज यानी कोई आग जल रही है उसके ऊपर से जो धुआं निकल रही है उसमें से कोई चीज देखते हैं तो वो कैसी दिखती है, चमकीली चमकीली दिखती है, कभी दिखती नहीं, क्या है वैसा लग रहा है जैसे वो डांस कर रही हो, जैसे वो डांस कर रही हो। आपने देखा होगा कभी फायर में, फायर के ऊपर, रेडिएटर के ऊपर, रेडिएटर नहीं जो गर्मी जो होता है हॉट रोड सरफेस के ऊपर भी देखा होगा, जो गर्म सरफेस होती है रोड की उससे भी आपने देखा होगा ऐसे नीली हवा निकलती है, जैसे गर्मी निकलती निकलती है तो यहाँ पर से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है डांस कर रही है। ठीक है, बनबूझ बनबूझ हो रही है। हॉट एयर इज लेस डेंस, हॉट एयर क्या होती है, लेस डेंस होती है, और जो ठंडी हवा होती है वो ज्यादा डेंसर होती है, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लेस डेंस है गर्म हवा, लेस डेंस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका कम होगा, लेस डेंस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका कम होगा, मतलब कम रिफ्रैक्ट करेगी वो, मतलब कम से कम एंगल रिफ्रैक्ट करेगी, क्योंकि डेंस है मतलब लेस डेंस है। अब लेस डेंस है तो रियल मीडियम है, रियल मीडियम है तो फिर मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर है, दूर दूर है तो वो इसीलिए लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगी। तो ठंडी हवा के मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा देगी, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगी वो। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं अपन, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगी। उसके बाद मोर इफेक्टिव इंडेक्स ये causes the apparent waving and tweaking of the object। अब आपने देखा जो वेविंग करते हैं, जैसा कि मैं तुम्हें बताया, वो वेविंग कर जाता है ऑब्जेक्ट कई बार, ठीक है, वेविंग कर जाता है मतलब आपको दिखता है ऐसे हीट की वजह से वो, ड्यू टू द अनस्टेबल रिफ्रैक्टिंग मीडियम, और मीडियम की वजह से भी जो डेंसिटी है वो भी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से हमें स्टार कैसे दिखता है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग करते हुए दिखता है, क्योंकि पाथ में बहुत सी चीजें आती है, पाथ बेंड हो जाता है और चेंजिंग इट्स अपीयरेंस, मतलब हमारी जो देखने की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। जैसे ये स्टार है अपन को दिखता है यहाँ पे, लेकिन एपरेंट स्टार पोजीशन, एपरेंट मतलब अपन देखता है तो यहाँ दिखता है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल में यहाँ खड़ा होता है स्टार, तो अपन देख पाते हैं उसको एपरेंटली, एपरेंट देख पाते हैं, मतलब उसे एपरेंटली अपन सोचते हैं यहाँ पे है, लेकिन वो यहाँ पे बेसिकली होता नहीं है, ठीक है, वो होता नहीं है वहां पे। तो मतलब ये सब क्या होता है, बैंड की वजह से होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हम स्टार ट्विंकल लिंक करते हुए दिखते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ट्विंकल करते हैं स्टार, लेकिन ट्विंकल ओरिजिनल में करते नहीं है। तो एपरेंट पोजिशन शिफ्ट शिफ्ट मतलब उसकी एपरेंट पोजिशन शिफ्ट होती हुई दिखती है, तो ऐसा लगता है वो जैसे क्या कर रहा है, चपचपा रहा है। ठीक है, कभी आग में किसी लाइट को देखना, जो आग जल रही हो उसकी जो लपटें होती है उसमें लाइट को देखोगे ऐसा लगेगा तुम्हें बनबुझ बनबुझ चल रही है लाइट। ठीक है, स्टार्स आर पॉइंट लाइट स्ट्रक्चर, स्टार पॉइंट लाइटनेस दिखता है अपन को कि बिल्कुल पॉइंट है, जैसा पॉइंट दिख रहा है आकाश में बिल्कुल वैसे दिखता है लाइटनेस, तो नोटिस ब्राइटनेस वेरिएशन आ जाता है कि ऐसा लगता है वो ट्विंकल कर रहे हैं। अब प्लेनेट हमें क्यों ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, क्योंकि प्लेनेट क्या है, क्लोजर टू अर्थ, अर्थ के ज्यादा मतलब ज्यादा दुनिया से जितने स्टार है उतने दूर नहीं है, मतलब उससे थोड़े पास है अर्थ के, तो एक्सटेंडेड सोर्स नॉट पॉइंट लाइट, उसका तो पॉइंट लाइट दिखते हैं, थोड़े बड़े दिखते हैं, थोड़े बड़े दिखते हैं तो वो क्या होते हैं, हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिख पाते हैं। तो वेरिएशन जो होता है, मतलब जो क्लस्टर ऑफ मैनी पॉइंट्स, मतलब बहुत से सोर्स बन रहे होते हैं पॉइंट्स, तो वेरिएशन द लाइट, लाइट की वेरिएशन की वजह से सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हमें वो ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते, अगर वो भी दूर होते तो वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते। तो सनराइज और सनसेट में डिले का भी देखा होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा लगता है हमें कि हम सन को एक्चुअली देख पा रहे हैं, लेकिन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज,
मतलब सन पहले से राइज कर जाता है, 2 मिनट बिफोर हमें दिखना चालू होता है। एक्चुअल सनराइज मतलब सनराइज से पहले 2 मिनट पहले ही आप उसको सन को देख लेते हैं और राइज करता हुआ दिखता है अपन को, लेकिन ओरिजिनल में उसने राइज किया नहीं होता, मतलब वो सनराइज होता नहीं है अभी, उससे पहले ही आपको सन दिख जाता है। क्योंकि किसकी वजह से दिखता है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। और एक्चुअली सनसेट होने के बाद 2 मिनट तक वो हमें दिखता है, अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर सन एक्चुअल सनसेट। एक्चुअल सनसेट आफ्टर 2 मिनट्स, मतलब ये बता रहा है कि लगभग 2 मिनट बाद आफ्टर सन एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट तक आपको सन दिखता है। ठीक है, तो वही बात है, रिफ्रैक्शन क्या करती है, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। जो सन होता है वो अपीयर्स हॉरिजॉन इवन व्हेन द इज बिलो, जब वो बिलो होता है। तो ऐसा ही इसमें दे रखा है, देखो सन हॉरिजॉन में हम यहाँ हैं और यहाँ से देख रहे हैं तो हम दिखता है हमें सन यहाँ पे, ऐसा लगता है अप्रैल पोजिशन है सन की, लेकिन ओरिजिनल में सन यहाँ होता है, ओरिजिनल में हॉरिजॉन्टल से नीचे होता है और हमको ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो हमें पहले से ही पता लग जाता है कि सन उग चुका है, अपन लगता है कि सन उग गया, लेकिन वो अभी उगा नहीं होता, अभी तो उग रहा होता है। ठीक है, तो ये दिक्कत है। उसके बाद द एपरेंट पोजीशन इज हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, जो एपरेंट पोजीशन है वो हायर दिखती है एक्चुअल पोजीशन से, मतलब एक्चुअल में तो वो उगा ही नहीं है और तुम्हें पहले से दिख जाता है वो उग गया है। एपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट में ये थोड़ा सा ओवल शेप की वजह से थोड़ा फ्लैटेंड आता है। ओवल शेप भी उसकी वजह हो सकती है, कॉज बाय द ग्रेटर बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द लोअर एज ऑफ द सन, मतलब हमें बेंडिंग की वजह से ऐसा दिखता है, लोअर एज का सन ऊपर की तरफ सीधा दिखाई देता है, मतलब नीचे होता है सन, ठीक है, लेकिन वो ऐसे राउंड शेप आता है, फ्लैटर्ड आता है, तो ग्रेटर बेंडिंग की वजह से लाइट क्या होती है, सीधी देखती है, तो अपन को दिख जाता है एज कम्पेयर टू अपर एज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, एज कम्पेयर टू द अपर एज, मतलब अपर एज के बदले वो नीचे की तरफ दिखता है। तो सन इसकी वजह से हमारे क्या होता है, सन पहले हमें दिखाई पड़ता है, 2 मिनट का गैप होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन प्रोटेक्शन, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे करती है, स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, किसी लाइट का भिड़ के हमारी आंखों में वापस आ जाना, मतलब भिड़ के किसी चीज से भिड़ के, लाइट का किसी चीज से भिड़ के हमारी आंखों में आ जाना, वही लाइट हमको दिखती है। जैसे कई बार ब्लू स्काई दिखता है, वो कलर डीप सी दिखता है, ठीक है, सी जो समुद्र है वो डीप ब्लू रंग का दिखता है। रेड सन ड्यूरिंग द राइज और सेट, राइज के वक्त और सेट के वक्त हमें लाल कलर का सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बताया गया हमें, ट्रू और कोलाइडल सॉल्यूशन 9th क्लास में पढ़ाए गए थे। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर वो सॉल्यूशन होता है जैसे नमक का पानी हुआ, ये ट्रू सॉल्यूशंस में आते हैं। ठीक है, जो होमोजीनियस होते हैं, जो होमोजीनियस होते हैं मतलब जिसके अंदर हम पता नहीं लगा सकते हैं, हमारे को पी के पता चलेगा वो शक्कर का पानी है नमक का पानी है। तो लाइट उसमें से इज नॉट विजिबल, लाइट्स पाथ इज नॉट विजिबल, लाइट्स पाथ इज नॉट विजिबल नहीं हो पाता। और कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू द लार्ज पार्टिकल साइज। अब कॉलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, जिससे ज्यादा स्कैटरिंग। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो लाइट पास हो जाती है, क्या होती है, लाइट पास हो जाती है, मतलब इजीली आर पार देख लेंगे, तो अपन नमक के पानी शक्कर के पानी में आर पार देख लेंगे, अपन आर पार देख लेंगे तो अपन को पता चल जाता है कि पार क्या है, तो वो मतलब रिफ्रैक्ट स्कैटरिंग नहीं करती, लाइट का स्कैटरिंग नहीं करती, इसलिए हमें उसका पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते अंदर का। लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन जो हुआ मिल्क, जैसे मिल्क के कॉलोइडल सॉल्यूशन, तो व्हाइट कलर का मिल्क को दिखता है हमको, क्योंकि क्या होता है कि सारे जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं लाइट को, क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। तो जब स्कैटर्ड करते थे, जैसे लाइट उस ग्लास पे पड़ी, ठीक है, जिसमें मिल्क रखा है, कांच का ग्लास है, तो लाइट उसके ऊपर पड़ी और उस पार्टिकल से टकराई और हमारी आंखों में गई, तो हमें दिख जाएगा वो व्हाइट कलर का है, क्या है, वो व्हाइट कलर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कैसे, डेफिनेशन ऑफ स्कैटरिंग, ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले टिंडल इफेक्ट की बात करें, टिंडल इफेक्ट उसे कहते हैं जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉलोइडल पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल से जब स्कैटरिंग लाइट करके हमारे पास आती है, तो हम उसके हीट्रोजीनियस मीडियम के अंदर होता है, ये सब किसमें होता है, हीट्रोजीनियस मीडियम, जैसे मिल्क एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर, हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो इसका मीडियम कौन सा हीट्रोजीनियस है, और मिक्सचर कैसा है, वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कॉलोइडल का, तो वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जैसे मिल्क, दूध का पानी, जिसके अंदर हमें दिख जाए कि वो पार्टिकल है, तो वो हीट्रोजीनियस होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, जैसे कीचड़ कीचड़ अगर हम किसी डिब्बे या ट्यूब में भरते हैं तो पानी ऊपर रह जाता है, कीचड़ कीचड़ नीचे बैठ जाता है, मतलब मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो उसमें क्या दिख जाता है अपन को कि अंदर नीचे मिट्टी है और ऊपर पानी है। ठीक है, तो वो नीचे जो मिट्टी क्यों दिख पाती है, क्योंकि वो स्कैटर्ड कर जाती है, क्या कर जाती है, स्कैटर्ड कर जाती है।
अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलाइडल पार्टिकल, बड़े बड़े कॉलाइडल पार्टिकल से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है हीट हीट्रोजीनियस मीडियम के अंदर, उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे आपने टिंडल इफेक्ट देखा होगा, अगर किसी कमरे के अंदर स्मोक भर दिया जाए, उसमें हल्की सी लाइट मारी जाए, उसके अंदर हल्की सी लाइट मारी जाए तो टिंडल इफेक्ट दिखता है। मतलब स्मोक पूरा भर दिया रूम के अंदर और फिर हल्की सी मतलब छोटी से छेद से लाइट आ रही है तो वो टिंडल इफेक्ट जैसा दिखता है, टिंडल इफेक्ट जैसा दिखता है। ठीक है। उसके अलावा ये वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट, एयर मॉलिक्यूल्स, ये सब एग्जांपल है पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर के। जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट, एयर मॉलिक्यूल्स। ऑब्जर्वेशन में जैसे कि मैं तो बताया एक रूम के अंदर स्मोक भरा हुआ है, हल्के से छेद से लाइट आ रही है तो वो क्या दिखेगा आपको, रिफ वो दिखेगा अपन को टिंडल इफेक्ट। और है ना, जैसे घने जंगल में धूप आ रही है तो पेड़ों के बीच में से हल्की हल्की लाइटें पास हो रही है तो वो भी क्या होता है हमारे पास डेंस फॉरेस्ट के अंदर होता है तो वो भी हमारे पास टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है। थ्रू मिस्ट, होता है मिस्ट जैसा दिखता है माहौल, बिल्कुल मिस्ट दिखता है, मतलब हल्का धुंधला अंदाज, हल्का ठीक। ठीक है, तो वैसा ही दिखता है इसके अंदर। ठीक है, बहुत से पेड़ है, पेड़ों के बीच में से जो लाइट आती है वो टिंटल इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। इफेक्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इफेक्ट कैसे डालता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर पार्टिकल। अगर वेरी फाइन पार्टिकल है, मतलब बहुत अच्छे छोटे बारीक पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे पार्टिकल्स है, फाइन, छोटे छोटे को कहते हैं फाइन। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स है तो मोस्टली ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, स्कैटर्ड कर देंगे ब्लू लाइट को। मतलब आप देखेंगे तो वो पूरी स्काई में लाइट तो व्हाइट आ रही होगी लेकिन वो बाकी सारी तो एब्जॉर्ब कर लेगा या बाहर निकल जाएगी, लेकिन बस वो स्कैटर कौन सी लाइट करेगा, ब्लू लाइट स्कैटर करेगा और हमारी आंखों में पड़ेगी, हम उसमें ब्लू लाइट देख लेंगे तो हमें स्काई कलर दिखेगा, ब्लू दिखेगा। जब वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो आपने देखा होगा स्काई ब्लू कलर दिखता है। जब थोड़े से लार्ज पार्टिकल्स हो जाते हैं तो आपने देखा होगा रेड और ऑरेंज दिखता है स्काई। कई बार आपको रेड भी दिखता होगा स्काई, कई बार ऑरेंज भी दिखता होगा आपको। तो फिर हल्के से लार्जर पार्टिकल्स क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ, तो वो वेवलेंथ रेड वाली पास कर देता है। कौन सी वेवलेंथ को पास करता है, रेड वाली को स्कैटर्ड कर देते हैं जो हमारी आंखों में दिखता है। ठीक है, पास नहीं, स्कैटर्ड कर देता है। क्या करते हैं, वेवलेंथ को स्कैटर्ड करते हैं, मतलब उस लाइट की वेवलेंथ को स्कैटर्ड करके दे, स्कैटर कर देंगे जिससे हमको दिखेगी, बाकी लाइट क्या है उसमें ऑब्जर्व हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ही वेरी लार्ज, बहुत सारे लार्ज पार्टिकल्स है तो व्हाइट दिखेगा। तो हमको कई बार स्काई व्हाइट कलर का भी दिखता है, उसमें क्लाउड्स बहुत सारे दिखता है तो उसमें लार्जर पार्टिकल्स दिखते हैं हमें, तो इसकी वजह से क्या होता है हमें व्हाइट दिखता है। और जब बिल्कुल साफ स्काई होता है तो नीले रंग का दिखता है क्योंकि फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसमें। और बिल्कुल मीडियम मीडियम साइज के होते हैं तो हमें क्या दिखता है, रेड और ऑरेंज स्काई भी दिखाई देता है। ठीक है, इसी वजह से सन भी रेड और ऑरेंज दिखाई देता है सेट के वक्त और सूर्य उदय के वक्त। ठीक है, तो वाई इज द कलर ऑफ द स्काई क्लियर स्काई ब्लू। ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स और फाइन पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलर वेवलेंथ के, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। तो विजिबल होते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ होती है ब्लू की, आर मोर देन द रेड। रेड से ब्लू की वेवलेंथ शॉर्टर होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो ब्लू इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, ब्लू हो जाता है स्कैटर पूरे डायरेक्शन में, इसलिए हमें स्काई नीला दिखाई देता है। रेड इज 1.8 इंटू लॉन्गर ऑफ द वेवलेंथ, मतलब 1.8 लॉन्गर वेवलेंथ, यानी वेव की लंबाई ब्लू की छोटी होती है, रेड की ज्यादा बड़ी होती है 1.8। ठीक है, ब्लू की जो लाइट है वेवलेंथ है, ब्लू की वेवलेंथ को 1.8 इंटू कर दोगे तो रेड की वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो विदाउट एटमॉस्फेयर, ठीक है, बिना एटमॉस्फेयर के स्काई कैसा दिखता, काला दिखता, डार्क दिखता। अगर स्कैटरिंग नहीं होती तो डार्क दिखता, बिल्कुल जो स्पेस दिखाई देता है, स्पेस हमारा डार्क है, ठीक है, ब्लैक कलर का है तो वो वैसा ही दिखाई पड़ता। तो दिस इज वाई, इस वजह से जो स्काई है वो डार्क दिखाई नहीं पड़ता और कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू दिखाई पड़ता है। अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे इन एरोप्लेन या उससे भी हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो ब्लैक ही दिखाई देगा क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं हो गई, क्योंकि स्पेस में क्या नहीं है, मीडियम नहीं है। ठीक है, वाई आर डेंजर रेस क्या है, और रेड का डेंजर क्यों होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ लीस्ट होती है, जो फॉग में भी क्या करती है, लीस्ट होती है, इससे जल्दी से वेवलेंथ क्या होती है हमको दिख जाती है, स्कैटर्ड कर जाती है उसकी वेवलेंथ रेड की। ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ जल्दी से स्कैटर कर जाती है, फॉग और स्मोक में भी दिख जाती है, इसलिए इट ट्रेवल्स ऑफ द फॉरेस्ट इन द सेम कलर, और वो ट्रैवल करती है सेम कलर में, तो क्लियरली विजिबल फ्रॉम द डिस्टेंस, तो दूर से ही दिख जाती है, इसलिए डेंजर इन सबके साइन कॉन्सेप्ट रेड कलर के होता है, तो जल्दी से स्कैटर कर जाती है, जल्दी से स्कैटर कर जाती है, हमें जल्दी दिख जाएगी। हमें जल्दी दिख गई तो मतलब हम सेफ हो जाएंगे। तो यहीं पर ये चैप्टर का एंड होता है
और एंड चैप्टर के अंदर हम आगे अब चलते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर का ना फिर देखेंगे।